नमस्कार। आइए 10वीं कक्षा बोर्ड को लेकर के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे किए हुए हैं और इन प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे और इनके उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा और ये प्रश्न कर रहा है कि 5 + 3√2 है। तो जैसा कि मित्र आप जानते हैं कि जब भी रूट लगा हो और रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है साधारण तरीके से, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका अपरिमेय संख्या है और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसको हम आसानी से क्या, जिसको हम किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते सिवाय उस संख्या के। और एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं में भाग लगा देती है, इसलिए हम एक को नहीं मानेंगे और हम मानेंगे कोई ऐसी संख्या जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7। ये सभी संख्याएं क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 13, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार के हमको कोई संख्या इसमें पता करना है। तो देखिए, 7 और 4 से 7, 4, 2 से 28 में भाग लग जाने वाला है, मतलब ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। हम देखते हैं 69, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, या 6 9 6 15, 15 में 3 से भाग लगता है, इसलिए ये कंसेप्ट भी नहीं होगा। हम देखते हैं 63, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, मतलब 71 जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और हमारा जो तीसरा नंबर है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए प्रश्न यहाँ जब नहीं लगा दिया हो तो समझ लीजिएगा कि हमारा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए रुक करके दोबारा इन प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात जब अपरिमेय, अब नहीं को छोड़ करके आप देखिए, जब नहीं को छोड़िएगा तो अपरिमेय है। अब आप चेक कीजिएगा, सब अपरिमेय है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो दिख रहा है आपको 25√, इसका 5 निकल जाता है मित्र, 5 निकलता है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो जैसे ही अपरिमेय परिमेय वाली संख्या है तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको इस प्रश्नों को देखने से पहले सभी ऑप्शन को देखना है कि इसमें से अलग कौन है। आप देख रहे हैं √7 बाहर नहीं निकलने वाला है, 13 बाहर नहीं निकलने वाला है, 31 बाहर नहीं निकलने वाला, मतलब ये बाहर निकलने वाला है, ये अलग प्रकार का है, तो आप इसको टिक करेंगे। इस तरह से भी आप अगर परिमेय अपरिमेय में कहीं मिस्टेक हो रहा है आपसे, तो आप को दिमाग में रखना है कि कौन इसमें से अलग है, और जो अलग टाइप का दिख जाए उसको आपको छांट देना है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम ऐसे समझते हैं कि जब निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत उसी का होगा जिसका हर बने जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा उसी को हर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो q वाला हिस्सा 2 के पावर में होना चाहिए या 5 के पावर में होना चाहिए, या इसमें से किसी एक के पावर में होना चाहिए, तब हम इसको मानेंगे इसका प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। 2 5 होना चाहिए। तब चलिए देखते हैं क्या होगा, कौन सी संख्याएं होंगी। तो 15 तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ने पर, जैसे ये 15 है, 15 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो 3 5 यानी कि 15 आएगा। उसी तरह से आप अगर हम 160 को तोड़ रहे हैं, तो देखिए 160 को तोड़ने का तरीका है, ये हो जाएगा 16 × 10, और 16 को तो आप जानते ही हैं, 4 बार 2 लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 × 16। और 10 के लिए आप
2 गुने 5 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 2 गुने 5 गुने 4 यानी 5 गुने 5 2 दीजिएगा तो आपका 160 होने वाला है। इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यही दशमलव प्रसार में 7 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 लगातार संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है और उसके बाद कोई संख्या आ गया 3, यही लगातार संख्या है। अगर कोई संख्या 5 है तो उसके बाद लगातार में आएगा 6। तो इन दोनों संख्याओं के बीच लघुत्तम समापवर्तक कितना है? लघुत्तम समापवर्तक सॉरी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम महत्तम समापवर्तक पता करते हैं, यानी कि HCF हमको पता करना है। तो HCF जब भी निकालेंगे तो इन संख्याओं को भाग दीजिए छोटे वाली संख्या से, जैसे 3 से भाग दीजिएगा आप, तो 3 से भाग दे दीजिए 4 में। तो आप क्या देखते हैं कि 3 एकम 3, तो आपका बच जाएगा 1, और 1 से तो 3 में भाग लग ही जाएगा। तो 1 से 3 में भाग लग जाने पर यानी कि 1 ही आने, अंतिम भाजक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। या फिर हम ऐसे करें इन लोगों को कि 3 बराबर है तो 3 गुने 1, और 4 है तो इनको बराबर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 1। तो इस तरह से 4 को अगर हम करें 4 बराबर करें तो 2 गुने 2 और गुने 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ 1 ही है जो दोनों में मिला है। 3 के लिए हम लिखे हुए थे 3 गुने 1, 3 गुने 1, तो 1 ही दोनों में मिलने वाला है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा वह 1 होगा। कितना होगा? और 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है जो पिछले कई एग्जाम्स में इसको पूछे गए हैं, और कई बार जो है हमारे मित्र इसको नहीं बना पाते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इसे पूछ दिया है 1 बटा अल्फ़ा जोड़ 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें, और अल्फ़ा बीटा शून्यक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए क्या है तरीका? सबसे पहले हम करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा का हम लघुत्तम ले लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा का लघुत्तम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। आइए हम इसको अलग से बना दे रहे हैं। अलग एक दिया हुआ है अल्फ़ा, थोड़ा सा 1 बटे अल्फ़ा और जोड़ है 1 बटे बीटा। तो अगर हम इनका लघुत्तम निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बच क्या गया? ऊपर वाली संख्या है, तो जब अल्फ़ा से भाग दीजिएगा तब बीटा आ जाएगा। यानी ऊपर आप लिखेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम कर रहे हैं इसको, आप लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इन्हीं फार्मूला को दिमाग में रखिएगा मेरे मित्र, यहीं पर इसी कंसेप्ट से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो हम इन्हीं कंसेप्टों से माइनस बी बाई सी करके हम इन प्रश्नों का हल कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में बटा है, तो हम इनके बीच में भी बटा कर देते हैं। ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बटे सी हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हो जाने वाला है कि माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी। तो देखते हैं b क्या है, तो b है 1, तो हो जाना चाहिए -1 है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो फार्मूला बन कर के आया है इसका कि
माइनस बी बट्टे सी। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ऊपर ये अल्फ़ा जोड़ बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप इसी फार्मूला को ध्यान में रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम अभी बताए हैं कि क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बट्टे ए, और इसके नीचे वाला का हमने बताया है सी बट्टे ए, और आप ए से ए को क्रॉस कर देते हैं तो ये बन जाता है माइनस बी बट्टे ए, सॉरी माइनस बी बट्टे सी। और हम देखते हैं कि माइनस बी और सी का मान कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो हम रख लेंगे इसमें से। अब जानते हैं कि यहाँ इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला और बात दिमाग में रखना है कि जो द्विघात बहुपद का ये प्रारूप है वो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, यानी कि जो x है उसका जो गुणांक है, यानी x जिससे गुणा है उसका मान b है, एक्स स्क्वायर का पहले जो लगा हुआ है वो a है, और ये अंक ही a b c होता है, चर संख्या नहीं होती है, अचर संख्याएं होती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारा जो है अभी हम निकालें माइनस बी बट्टा सी का मान। तो देखिए b का मान यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ देख रहे हैं b का मान कितना है, 1 है। b का मान कितना है जी, 1 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, b का मान थोड़ा बड़ा कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ b का मान क्या है, तो b का मान है 1, तो b का मान है 1, तो हम रख देते हैं ऊपर 1 रख देते हैं। और देखते हैं माइनस करना है माइनस बी बटा सी, अभी फार्मूला बताए हैं माइनस बी बटे सी, तो हम माइनस बी का मान माइनस कर देते हैं। अब बटे सी, तो सी का मान है -2। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया, 1/2। क्या आ गया मित्र, 1/2। आइए अब देखते हैं फार्मूला में कि 1/2 क्या है। तो 1/2 हमारा है इसका, इधर देख पा रहे हैं आप, देखिए तो 1/2 हमारा क्या मिल गया, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर है ए। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, प्रयास करना है, नहीं बनेगा तो हम हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, और अब देखते हैं 7 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n प्लस b है तो इसका सार्व, इसका पदांतर होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि देखिए इसमें क्या करना है ना, आपको nवां पद बोला गया, तो आप क्या कीजिए, n की जगह पर 1 2 3 1 2 या 3 करके आप पद ज्ञात कर लीजिए। जैसे हम 1 रख देंगे तो n का पद 1 रखने पर हो जाएगा a प्लस b, चूँकि 1 में a से गुणा कीजिए तो कुछ नहीं होगा। दूसरा पद अगर निकालिएगा तो 2, तो a गुना 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a, अब प्लस हो जाएगा आपका b। और आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है जी, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। फिर से समझ लीजिए दूसरा पहला कैसे, जो n दिया हुआ है n की जगह पर हम 1 2 3 करके हम पहले दूसरे तीसरे पदों को निकालेंगे और घटा लेंगे। अब देखिए जब दूसरे पद में से पहले पद को अलग कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस करें कि 2a प्लस b और a प्लस b को घटाना है, तो आप सीधे तौर पर दिख रहा है आपको a को a और a को b को घटा देना है, तब b से b घट जाएगा और a को a से a को a घट करके आपका a को a बच जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है b। इसको काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि बे क्यों हुआ है, तो फिर से दिमाग में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 8 नंबर, p 6 - 5 का भुज क्या होगा। तो भुज, अब इसको कैसे आप दिमाग में रखिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे दिमाग में रखना है। आपको दिमाग में रखना है भुक्का से। किससे, भुक्का से। एक ऐसा चीज़ है जिसको खाने के बाद फूफा नहीं बोल सकते हैं, ये वही भुक्का है। भू यानी कि भुज और का यानी कि कोटि। तो पहले भुज होता है और बाद में कोटि होता है। और आप जानते हैं संख्या को x और y के रूप में लिखते हैं।
तो पहले वाला x का मान हो जाएगा भुज और का कोटि वाला मान हो जाएगा y। तो y का मान क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, कोटि। तो इसको देखते हैं हम। अब इसमें पूछा है भुज, तो भुज की जगह पर क्या है, 6 है। तो भुज की जगह पर 6 है, तो हम इसको a को टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर बोला है 2 और 3 किस पाद में स्थित है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाद जब पूछ दे तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है एक लाइन, और इसमें देखना है कि किस तरह से हमारा पाद होगा। तो ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चूँकि दोनों प्लस में है इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रथम पाद में ही होगा, यानी कि आपका आंसर होने वाला है ए, प्रथम पाद। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल है, तो a और b का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, ये सिंपल आपको x और y का ही मान पूछ रहा है, लेकिन ये इस तरीके से घुमा दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, x बराबर है a, मतलब a का मान निकाले थे, x का मान, और x का मान निकाले थे a का मान। इसलिए आपको कहीं कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं प्रश्नों को हल कर लेना है। यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4। अब इसको घटा लीजिए, जोड़ लीजिए। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं, y से y क्रॉस, और ये हो गया हमारा 2x बराबर, तो 4 और 2 6, यानी कि x से ये कट गया, 2 से 3 बढ़ते में x बराबर वो 3 हो गया। तो x का मान 3, तो देखते हैं 3 किस में है, और इन दोनों में है। तो अगर जल्दी से हमको मान चेक करना है तो दिमाग में रखना है कि भाई 3 में से क्या घटाएगी, 2 आएगा, तो 1, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा। यानी कि आप यहीं से आंसर निकाल रहे हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। समझ में आया? नहीं है तो एक बार दोबारा रफ करके देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। और दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की, ये चौथे अध्याय से प्रश्न है, और इसको और भी बढ़िया से देखने की ज़रूरत है। मूलों की प्रकृति का क्या फार्मूला है कि अगर आपका बी स्क्वायर, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति समान होगा। मैं बोल ही दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिए, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में परेशानी हो रही है। नया नया वीडियो बना रहे हैं तो परेशानी बढ़ेगी, फिर भी मुझे विश्वास है आप लोग समझ जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होंगे। अगर ये 0 से बड़ा होगा, इनका मान प्लस में आएगा, तो ये वास्तविक और असमान होंगे। और अगर इनका मान माइनस में आता है तो ये 0 से छोटे हो जाएंगे और इसलिए अवास्तविक होंगे। चलिए अब यहीं पर b का मान देखते हैं। b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4। और माइनस करना है 4ac, माइनस कितना करना है 4ac। तो 4ac पे देखते हैं, तो 4 यानी कि 4 गुना a कितना है जी, a है 1 और c है 4, तो 4 चौका 16। 12, 4 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये -12 आ रहा है, और -12 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ये अवास्तविक होगा। इसका मान क्या होगा जी, अवास्तविक होगा, यानी कि ये सी ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दिया है बिंदु 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का हमने आपको फार्मूला बताया होगा, या आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि दूरी का फार्मूला होता है √√2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से ही हम लोगों को बनाना है। तो ये फार्मूला को आप दिमाग में रखें कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 यानी 4 में से 2 ले जाएंगे तो कितना होगा जी? 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 4 में से 2 जाएगा तो स्क्वायर करना है। 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस y2 माइनस y1 3 में से 1 को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 4 हो गया 20 यानी कि रूट अंडर 20 हो रहा है। तो 4 पचे 20 यानी कि 4 रूट 5 इकाई होने वाला है। ऑप्शन डी हमारा सही होने वाला है। इसको सोल्व करके देख लेना है, वही आंसर आएगा जो हम आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। यहाँ पर एक एडिटिंग मिस्टेक हो गया है। मध्य बिंदु से 0 2 की दूरी है। तो 0 और 2 की दूरी यानी कि मध्य बिंदु निकालें और उसके बाद इससे दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम इस हिसाब से देखें तो 4 और 6 4 2 6 बटा 2 और कोमा 2 और 10 12 बटे 2 यानी कि हमारा आ जाने वाला है 3 और आ जाने वाला है 6। 3 और 6 तो 3 और 6 और यहाँ दिया हुआ है 0 और 2। तो 3 और 6 और 0 और 2 के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इनकी दूरी निकालिए। तो इनकी दूरी निकालेंगे। 1 मिनट हम थोड़ा सा और साफ़ कर लें। तो हमारा आ गया था 3 और 6। तो 3 और 6 और एक बिंदु दे चुका है 0 और 2 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी हम फार्मूला लगाएंगे वहीं x2 माइनस x1। तो 0 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1। तो 2 में से 6 जाएगा 4 तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको रूट में डालिएगा ये हो जाएगा 25 और 25 का क्या निकल जाएगा 5। इसलिए आपका आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है 5। उम्मीद करते हैं आप लोग। तो धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अपने कोई सुझाव हो तो आप हमें अपने सुझाव से अवगत कराएं ताकि मैं अपने इस वीडियो को और भी बेहतर बना दें। मैं आपकी भूमिका को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।